हाँ। तो एंड्रू कार्नेगी, मतलब उन्हें स्टील बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। और थॉमस एडिसन के जो सबसे सफल बिजनेस पार्टनर थे, उनके पास तो एक समय ट्रेन के टिकट तक के पैसे नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। हाँ, फिर भी इन दोनों लोगों ने अपने अपने उद्योगों पर राज किया। आज की इस गहन चर्चा में हमारे स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी भौतिक संपत्तियों या विशाल व्यापारिक साम्राज्यों की जो शुरुआत होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक अमूर्त विचार से होती है, एक इंटेंजिबल आइडिया। और देखिए, ये कोई हवाई दावा नहीं है। आज हम जिस सामग्री का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, उसका आधार 500 से अधिक बेहद सफल और अमीर व्यक्तियों के जीवन का एक गहरा अध्ययन है। मतलब हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे लोग। बिल्कुल, हेनरी फोर्ड, एडिसन और खुद एंड्रू कार्नेगी की इस पूरी चर्चा का मुख्य मिशन है उन 13 विशिष्ट सिद्धांतों को डिकोड करना है, जो किसी भी इंसान को व्यक्तिगत सफलता और आर्थिक समृद्धि तक ले जाते हैं। मतलब ये समझना है कि कैसे दिमाग में पनपने वाला एक अमूर्त विचार बैंक खाते में ठोस भौतिक संपत्ति में बदल जाता है। सही बात है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो शुरुआती बिंदु है, जिसे इन स्रोतों में रहस्य या द सीक्रेट का नाम दिया गया है, वो इसी बात पर टिका है कि हर उपलब्धि की जड़ एक विचार है। लेकिन केवल एक सामान्य विचार नहीं। सफलता का सबसे पहला और बुनियादी कदम बताया गया है इच्छा या डिजायर। हाँ, और इसे समझाने के लिए स्रोत में एडविन सी बार्न्स की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी दी गई है। मतलब बार्न्स महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहते थे। आहा, उनके लिए नहीं। नहीं, उनके दिमाग में एक ही धुन थी कि उन्हें एडिसन के साथ काम करना है, मतलब उनके बिजनेस पार्टनर के रूप में। और ये बार्न्स की कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि सच्ची इच्छा असल में दिखती कैसी है। वाकई। हाँ, क्योंकि जब बार्न्स ने ये फैसला किया तो उनके पास एडिसन के शहर तक जाने के लिए ट्रेन का किराया भी नहीं था। अरे बाप रे, बिना पैसों के। बिल्कुल। फिर भी वे एक मालगाड़ी, मतलब फ्रेट ट्रेन में बैठकर वहां पहुंचे। और जब वो पहली बार एडिसन के ऑफिस में खड़े हुए ना, तो उनका हुलिया किसी बेघर या आवारा व्यक्ति जैसा लग रहा था। अच्छा। लेकिन एडिसन ने बाद में उस मुलाकात को याद करते हुए बताया कि बार्न्स के चेहरे पर एक ऐसा दृढ़ भाव था जो साफ बता रहा था कि वो जो पाने आए हैं उसे लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। ओहो, लेकिन बार्न्स को तुरंत पार्टनरशिप तो नहीं मिल गई होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें शुरुआत में एक बहुत ही साधारण कर्मचारी की नौकरी मिली। हाँ, और कोई भी सामान्य इंसान होता तो सोचता है कि चलो यार, कम से कम एडिसन की कंपनी में नौकरी तो मिल गई। सही कहा। लेकिन बार्न्स ने अपने दिमाग में उस इच्छा को कम नहीं होने दिया, और अंततः मतलब वर्षों की मेहनत और सही अवसर को पहचानने के बाद एडिसन द्वारा निर्मित और बार्न्स द्वारा स्थापित का स्लोगन पूरे अमेरिका में मशहूर हुआ। वो सच में उनके पार्टनर बन गए। और ठीक इसी के विपरीत स्रोत में एक और कहानी है जो दिखाती है कि जब वो इच्छा कमजोर पड़ जाती है तो क्या होता है। ये कहानी आर.यू. डार्बी की है। डार्बी और उनके चाचा गोल्ड रश के समय सोने की खदान में काम कर रहे थे। शुरुआती खुदाई में उन्हें थोड़ा सोना मिला, जिससे उनका उत्साह बहुत बढ़ गया। स्वाभाविक है। हाँ, तो उन्होंने भारी मशीनरी खरीदी और काम में लग गए। लेकिन कुछ समय बाद सोने की नस अचानक गायब हो गई। उन्होंने बहुत खुदाई की, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंततः निराश होकर उन्होंने हार मान ली। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। मतलब डार्बी ने अपनी सारी महंगी मशीनरी एक कबाड़ी वाले को कुछ $100 में बेच दी और घर वापस चले गए। बिल्कुल। लेकिन उस कबाड़ी वाले ने थोड़ी समझदारी दिखाई और एक माइनिंग इंजीनियर को खदान का मुआयना करने के लिए बुलाया। इंजीनियर ने गणना की और बताया कि डार्बी ने जहां खुदाई रोकी थी, सोने की मुख्य नस वहां से केवल 3 फीट दूर थी। सोचिए, सिर्फ 3 फीट। डार्बी ने एक अस्थायी हार को अंतिम असफलता मान लिया था। हाँ। हालांकि उस घटना ने डार्बी को जीवन भर का सबक दिया। बाद में जब वे जीवन बीमा के क्षेत्र में आए तो उन्होंने उस 3 फीट दूर वाले सबक को अपनी ढाल बना लिया। मतलब हार ना मानने वाली बात। बिल्कुल। जब भी कोई ग्राहक बीमा लेने से मना करता तो डार्बी याद करते कि सोना बस थोड़ी ही दूर हो सकता है, और वे तब तक हार नहीं मानते थे जब तक उन्हें सफलता नहीं मिल जाती। डार्बी की कहानी एकदम स्पष्ट करती है कि सफलता अक्सर उस बिंदु के ठीक एक कदम बाद छिपी होती है जहां असफलता इंसान को घेर लेती है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बुनियादी सवाल उठाना है। हाँ, पूछिए। मतलब बार्न्स और डार्बी की इन कहानियों को सुनकर कोई भी ये सोच सकता है कि
क्या केवल किसी चीज की तीव्रता से कामना करने से वो मिल जाती है? सच कहूं तो ये मुझे थोड़ी जादुई सोच या मैजिकल थिंकिंग जैसी लगती है। क्या सिर्फ एक कुर्सी पर बैठकर ये इच्छा करने से कि मुझे करोड़पति बनना है, कोई करोड़पति बन सकता है? ये तो लॉजिक के खिलाफ है ना? देखिए, ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है और अगर इसे सिर्फ उम्मीद के चश्मे से देखा जाए तो ये जादुई सोच ही लगेगी। लेकिन स्रोत इच्छा और उम्मीद के बीच एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक लकीर खींचते हैं। अच्छा, कैसे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब कोई इंसान किसी एक लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से जुनूनी हो जाता है तो उसका दिमाग अपने आसपास के वातावरण में मौजूद उन अवसरों को पहचानने लगता है जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति अनदेखा कर देता है। मतलब फोकस शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल। ये हवा में महल बनाने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करने के बारे में है जो तुरंत व्यावहारिक योजनाओं और निरंतर काम में बदल जाता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट वाले हिस्से को थोड़ा और व्यावहारिक बनाते हैं। ये बात समझ आती है कि इच्छा जादुई नहीं है, बल्कि एक दिशा है। तो उस इच्छा को एक ठोस वास्तविकता में कैसे बदला जाए? हाँ। स्रोत सामग्री में इसके लिए 6 बहुत ही स्पष्ट और ठोस कदम बताए गए हैं। मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब है जो इसे मैजिकल थिंकिंग मानते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये 6 कदम किसी भी अमूर्त विचार को भौतिक रूप देने की पूरी रूपरेखा हैं। तो पहला कदम है अपने दिमाग में धन की एक सटीक राशि तय करना। सिर्फ ये कहना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए काफी नहीं है। मतलब एक एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। हाँ, दिमाग को एक स्पष्ट लक्ष्य चाहिए, जैसे अब मुझे $1,00,000 चाहिए। और दूसरा कदम है ये तय करना कि उस धन के बदले में आप क्या देंगे। क्योंकि ब्रह्मांड में मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल, हर चीज की एक कीमत होती है। कोई अपनी सेवा दे सकता है, कोई उत्पाद दे सकता है या कोई विशेष कौशल। सही है। और तीसरा कदम है एक निश्चित तारीख तय करना कि वो धन या लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है। मतलब कोई डेडलाइन नहीं होगी तो कोई अर्जेंसी भी नहीं होगी, है ना? एकदम सही। और चौथा कदम एक स्पष्ट योजना बनाना और पूरी तरह से तैयार न होने पर भी तुरंत काम शुरू कर देना। लोग अक्सर परफेक्ट समय का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आता। हाँ, वो परफेक्ट समय वाली बात बहुत बड़ी रुकावट है। और पांचवा कदम इन सब चीजों को एक साथ लाता है। मतलब ऊपर बताए गए चारों कदमों का एक स्पष्ट लिखित बयान तैयार करना, एक रिटन स्टेटमेंट। हाँ, इसमें राशि, समय सीमा, बदले में दी जाने वाली सेवा और पूरी योजना का विवरण होना चाहिए। लेकिन जो छठा कदम है ना, वो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। हाँ, वो छठा कदम कहता है कि इस लिखित बयान को दिन में 2 बार, मतलब रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद, पूरी भावना और विश्वास के साथ जोर से पढ़ना है। और पढ़ते समय ये महसूस करना है, ये देखना है कि वो पैसा या वो लक्ष्य पहले से ही हासिल हो चुका है। यहाँ आके थोड़ा अजीब लग सकता है, रोज सुबह उठकर एक ही पर्ची को भावना के साथ पढ़ना, ऐसा क्यों? देखिए, यहीं पर स्रोतों में आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन का सिद्धांत सामने आता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो अवचेतन मन है ना, मतलब सबकॉन्शियस माइंड, वो तार्किक नहीं होता। अच्छा। ये किसी भी सामान्य या बिना भावना वाले शब्द पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। अगर कोई मशीन की तरह सिर्फ शब्द पढ़ रहा है तो उसका कोई असर नहीं होगा। मतलब रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। अवचेतन मन केवल उन्हीं विचारों को ग्रहण करता है जो भावनाओं, विशेष रूप से विश्वास की भावना से ओतप्रोत हों। जब उस बयान को दिन में 2 बार गहरी भावना के साथ पढ़ा जाता है तो असल में अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग की जा रही होती है। ये दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को इस तरह से ढालता है कि वो उस लक्ष्य को सच मान ले और उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करे। समझ गया। इसे और आसानी से समझने के लिए मैं एक उपमा देना चाहूंगा। हमारा ये अवचेतन मन बिल्कुल एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। हाँ, बहुत अच्छी उपमा है। यदि इस बगीचे में जानबूझकर पैसे, सफलता और सकारात्मकता के बीज नहीं बोए जाएंगे और ये बोने का काम वही दैनिक आदतें और आत्म सुझाव करते हैं, तो ये मिट्टी खाली नहीं रहेगी। इसमें नकारात्मक विचारों, डर, शंकाओं और पुरानी असफलताओं के खरपतवार अपने आप उगाएंगे। ये उपमा पूरी तरह से सटीक बैठती है, क्योंकि अवचेतन मन रचनात्मक और विनाशकारी दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। ये उस बीज के आधार पर फसल उगाता है जो उसे दिया जाता है,
चाहे वो बीज जानबूझकर बोया गया हो या अनजाने में गिर गया हो। सही बात है। इसलिए आत्म सुझाव उस बगीचे में सही बीज बोने की और खरपतवार को दूर रखने की एक जानबूझकर की गई निरंतर प्रक्रिया है। ये आसान नहीं है, इसमें कड़े मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दिमाग के बगीचे में सही बीज बो दिए गए, मानसिकता एकदम तैयार है, एक स्पष्ट योजना भी है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक समस्या आती है। कैसी समस्या? अगर किसी के पास एक बहुत बड़ी योजना है, जैसे एंड्रयू कार्नेगी को अमेरिका में स्टील का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करना था, लेकिन उसके पास न तो तकनीकी ज्ञान है न पूंजी, तो केवल एक इंसान अपने दम पर इतने बड़े लक्ष्य कैसे हासिल कर सकता है? यहीं पर स्रोत सामग्री हमें एक नए सिद्धांत की ओर ले जाती है, मास्टरमाइंड। हाँ, ये सिद्धांत पूरी फिलॉसफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। देखिए, कोई भी अकेला व्यक्ति असीमित ज्ञान या शक्ति नहीं रख सकता। मास्टरमाइंड की अवधारणा को दो या दो से अधिक लोगों के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए पूर्ण सद्भाव मतलब परफेक्ट हार्मनी के साथ काम करते हैं। मतलब दूसरों के अनुभव और शिक्षा का लाभ उठाना। बिल्कुल, दूसरों के अनुभव, शिक्षा और प्रभाव को अपने साथ जोड़ना ही इसका सार है। कार्नेगी का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। उन्हें स्टील के रसायन विज्ञान या धातु विज्ञान की कोई खास जानकारी नहीं थी, फिर भी उनके पास लगभग 50 लोगों का एक मास्टरमाइंड समूह था। इस समूह में इंजीनियर, मैनेजर, अकाउंटेंट और वो सभी विशेषज्ञ शामिल थे जो स्टील बनाना और उसे दुनिया भर में बेचना जानते थे। कार्नेगी का काम केवल उस समूह को एक साथ बनाए रखना था। और ऐसा समूह बनाने के लिए स्रोतों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। ऐसे लोगों को चुनना होता है जिनकी शिक्षा और अनुभव योजना के लिए आवश्यक है। सबसे बड़ी बात, इस समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के लिए उचित लाभ या वित्तीय मुआवजा देना सुनिश्चित करना चाहिए। हाँ, क्योंकि फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा लंबे समय तक। बिल्कुल, कोई भी लंबे समय तक बिना उचित इनाम के काम नहीं करता और इस समूह को सप्ताह में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए ताकि योजनाएं गति में रहें। हाँ, मुझे यहाँ थोड़ी रुकावट डालनी होगी। हाँ, बताइए। क्योंकि जब हम ये सुनते हैं कि 50 लोग मिल रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, मतलब तो ये तो आज की किसी भी सामान्य कॉर्पोरेट कंपनी की टीम या स्टाफ मीटिंग जैसे ही लगता है। आज की दुनिया में हर जगह टीम है, तो इसमें मास्टरमाइंड जैसी क्या खास बात है? ये सामान्य टीम वर्क से अलग कैसे है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। और देखिए, एक सामान्य कॉर्पोरेट टीम और एक मास्टरमाइंड समूह में जमीन आसमान का फर्क होता है, और वो फर्क सिर्फ एक शब्द पर टिका है, सद्भाव या हार्मोनी। हाँ, सामान्य मीटिंग्स में अक्सर राजनीति, ईर्ष्या, व्यक्तिगत स्वार्थ या एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ शामिल होती है। वहाँ लोग सिर्फ अपनी नौकरी बचाने या वेतन के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन मास्टरमाइंड में हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य एक होता है और उनके बीच कोई नकारात्मक भावना या अहंकार नहीं होता। मतलब बिना पूर्ण हार्मनी के ये सिर्फ लोगों की भीड़ है, कोई मास्टरमाइंड नहीं। बिल्कुल, और जब ये पूर्ण सद्भाव स्थापित होता है ना, तो एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू काम करता है। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग पूर्ण सद्भाव के साथ एक साथ मिलते हैं, तो वो केवल अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर रहे होते। अच्छा, तो क्या होता है? वे असल में एक तीसरी अदृश्य शक्ति का निर्माण करते हैं जिसे थर्ड माइंड कहा जा सकता है। ये ऊर्जा के स्तर पर काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे कई बैटरियों को एक साथ जोड़ने पर वो मिलकर एक अकेली बैटरी से कहीं ज्यादा ऊर्जा देती हैं। अरे वाह! यह थर्ड माइंड नए विचारों और समाधानों को जन्म देता है जो किसी अकेले व्यक्ति के दिमाग में कभी नहीं आ सकते। यह सच में एक बहुत बड़ा अंतर है। एक ऐसा समूह जहां कोई व्यक्तिगत अहंकार ना हो, सिर्फ एक साझा लक्ष्य हो। लेकिन स्रोत सामग्री यहाँ एक गंभीर चेतावनी भी देती है। मान लीजिए किसी के पास एक बेहतरीन योजना है, इच्छा शक्ति है और एक शानदार हार्मनी वाला मास्टरमाइंड समूह भी है। फिर भी ये पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है यदि मन में कुछ अदृश्य बाधाएं मौजूद हों। हम बात कर रहे हैं डर के 6 भूतों की। हाँ, 6 ghosts of fear। ये 6 बुनियादी डर ऐसे हैं जो हर इंसान के अवचेतन मन में कहीं ना कहीं गहरे छिपे रहते हैं, और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये किसी भी योजना को नष्ट कर सकते हैं। तो ये 6 डर हैं कौन से? ये डर है गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब स्वास्थ्य का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर
और अंत में मौत का डर। और स्रोतों के अनुसार इनमें से गरीबी के डर को सबसे विनाशकारी माना गया है। लकवाग्रस्त कर देता है। इंसान जोखिम लेने से इतना घबराने लगता है कि वो अवसरों को ही खत्म कर देता है। एकदम सही। और दूसरा डर जो बहुत आम है वो है आलोचना का डर। मतलब ये डर इंसान को कोई भी नई पहल करने से रोकता है। कोई नया व्यवसाय शुरू करने से पहले ही लोग ये सोचकर कदम पीछे खींच लेते हैं कि यार मेरे रिश्तेदार या समाज के लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत में एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बात कही गई है कि डर अचानक पैदा नहीं होता। इसकी शुरुआत अनिर्णय या इनडिसिजन से होती है। अच्छा। हाँ, जब इंसान निर्णय लेने से कतराता है तो अनिर्णय संदेह में बदल जाता है, और जब अनिर्णय और संदेह आपस में मिलते हैं तो वे डर को जन्म देते हैं। जहां निर्णय लेने की क्षमता खत्म होती है ना, वहीं से डर का चक्र शुरू हो जाता है। ये तो बहुत तार्किक बात है। और इन 6 डरों के अलावा एक 7वीं बुराई भी बताई गई है, नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता, मतलब ससेप्टेबिलिटी टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। इसका मतलब है कि दूसरों की नकारात्मक बातों, उनकी चिंताओं और उनके डर को अपने दिमाग पर हावी होने देना। बिल्कुल। जो सफल लोग होते हैं वो हमेशा अपने दिमाग के दरवाजे ऐसी नकारात्मकता के लिए बंद रखते हैं, चाहे वो नकारात्मकता किसी अजनबी से आ रही हो या उनके अपने ही परिवार के सदस्यों से। लेकिन यहाँ एक लॉजिकल तर्क ये भी आता है कि बुढ़ापे या बीमारी का डर तो स्वाभाविक है। मतलब हम इंसान हैं, हमारी उम्र भी बढ़ेगी और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। मौत भी एक अटल सत्य है। ये तो हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है, एक प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है। तो इन प्राकृतिक चीजों के डर से आखिर बचा कैसे जा सकता है? क्या ये कहना कि मौत से मत डरो व्यावहारिक है? मैं समझती हूँ ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है, लेकिन स्रोत सामग्री इस पर बहुत ही विश्लेषणात्मक नजरिया पेश करती है। यह समझना जरूरी है कि स्रोत ये नहीं कह रहे हैं कि मौत या बुढ़ापा नहीं आएगा। तो फिर क्या कह रहे हैं? वे केवल ये समझा रहे हैं कि ये डर केवल मन की स्थितियां हैं। मौत या बुढ़ापा अपरिहार्य है या तो आना ही है। इसलिए वर्तमान में बैठकर उनके बारे में चिंता करना और आज के निर्णयों को उन डरों से प्रभावित होने देना पूरी तरह से व्यर्थ है। तो इसका समाधान क्या है? मतलब चिंता कैसे रोकें? स्रोत का सुझाव है कि एक दृढ़ निर्णय लेना ही इन्हें हराने का एकमात्र तरीका है। मतलब एक ब्लैंकेट डिसीजन। ये एक सचेत चुनाव है। यह निर्णय लेना होगा कि जो चीजें टाली नहीं जा सकती उनके बारे में चिंता करना आज से बिल्कुल बंद। वाकई ये आसान नहीं है। नहीं है, लेकिन फोकस केवल उस पर होना चाहिए जिसे नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे आज का काम, आज की योजना। एक बार जब कोई इंसान यह दृढ़ निर्णय ले लेता है तो वह डर अपना नियंत्रण खो देता है और मानसिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है। ये सच में एक कठिन लेकिन शक्तिशाली निर्णय है। मतलब डर को हावी होने से रोकने के लिए कड़े मानसिक अनुशासन की आवश्यकता है। अब जब इन डरों को दिमाग से निकाल दिया जाता है तो मन में एक खालीपन आ जाता है। उस जगह को किस चीज से भरा जाए? यहीं पर पूरी चर्चा सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण और दीर्घकालिक संपत्ति की ओर मुड़ती है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। स्रोतों के अनुसार हमारा मस्तिष्क विचार के कंपनों के लिए एक प्रसारण और प्राप्ति स्टेशन की तरह काम करता है। मतलब ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन। अच्छा। ये लगातार ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है और बाहर भेज रहा है। और ये ब्रह्मांड का एक नियम बताया गया है कि हमारे विचार समान प्रकार की ऊर्जा को ही आकर्षित करते हैं। इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह बताई गई है कि खरीबी की चेतना को विकसित करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह हमारे आसपास के नकारात्मक माहौल और हमारी अपनी शंकाओं से अपने आप विकसित हो जाती है, ठीक उस खरपतवार की तरह जिसकी हमने बात की थी। बिल्कुल। लेकिन धन की चेतना या सफलता की मानसिकता को जानबूझकर बनाना पड़ता है। और नियम यह है कि नकारात्मक और सकारात्मक भावनाएं एक ही समय में मन में एक साथ नहीं रह सकती। कोई एक ही हावी रहेगी। एकदम सही। और इसीलिए आदत के नियम का उपयोग करके सकारात्मक भावनाओं को अपने मन पे हावी करना पड़ता है। ये रातों रात नहीं होता। जब चीजें गलत हो रही हों तब भी सकारात्मक बने रहने में बहुत घर्षण या फ्रिक्शन होता है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बार बार के अभ्यास से इसे एक डिफॉल्ट सेटिंग बनाया जा सकता है। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं एक रेडियो की उपमा का उपयोग करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जिस तरह एक रेडियो
उसी स्टेशन की आवाज या गाने को पकड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी पर उसे ट्यून किया गया हो। उसी तरह हमारा दिमाग केवल उन्हीं अवसरों या बाधाओं को पकड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारी भावनाएं सेट होती हैं। अगर दिमाग डर और गरीमी की फ्रीक्वेंसी पर सेट है तो सामने से गुजर रहे अवसर भी दिखाई नहीं देंगे। ठीक वैसे ही जैसे 98.3 एफएम पर 93.5 एफएम के गाने नहीं सुने जा सकते। ये उपमा पूरी प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट कर देती है। अगर इंसान ध्यान की चेतना या सकारात्मकता के स्टेशन पर ट्यून इन करता है तो उसका दिमाग अपने आप उन योजनाओं, विचारों और लोगों को आकर्षित करने लगेगा जो उसे उस दिशा में ले जाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये केवल फोकस और मानसिक स्पष्टता का विज्ञान है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमने जो कुछ भी डिकोड किया है, अगर उसका एक सारांश निकालें तो ये अमूर्त विचार को भौतिक वास्तविकता में बदलने की एक पूरी यात्रा रही है। हाँ। हमने देखा कि सफलता की शुरुआत एक जुनूनी इच्छा से होती है। हाँ। फिर हमने उन 6 दैनिक आदतों को समझा जो उस इच्छा को एक ठोस योजना में बदलती हैं और कैसे आत्म सुझाव हमारे अवचेतन मन के बगीचे को सींचता है। उसके बाद हमने मास्टरमाइंड की शक्ति को देखा जो पूर्ण सद्भाव के साथ हमारी योजनाओं को उड़ान देती है। हमने उन अदृश्य डरों और मानसिक रुकावटों को पहचाना जो लकवा मार सकते हैं और अंततः ये समझा कि कैसे एक रेडियो की तरह अपने दिमाग को सकारात्मक मानसिकता पर ट्यून करके दीर्घकालिक सफलता को आकर्षित किया जा सकता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोत सामग्री में उल्लेखित एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक बिंदु छोड़ना चाहूंगा जो खुद लेखक के व्यक्तिगत प्रयोग पर आधारित है। हाँ, वो अदृश्य सलाहकारों वाली बात। हाँ, लेखक ने एक छठी इंद्री और अदृश्य सलाहकारों की अवधारणा का जिक्र किया है, मतलब इनविजिबल काउंसलर्स। लेखक हर रात सोने से पहले अपनी कल्पना में इतिहास के महान लोगों जैसे राल्फ वाल्डो एमरसन, चार्ल्स डार्विन और थॉमस एडिसन के साथ एक काल्पनिक कैबिनेट बैठक करते थे। ये अपने आप में एक बेहद शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है। उस काल्पनिक बैठक में लेखक हर उस व्यक्ति से एक विशिष्ट गुण मांगते थे जिसे वे अपने अंदर ढालना चाहते थे। ये दर्शाता है कि कैसे इंसान अपने आदर्शों के गुणों को सिर्फ गहरी सोच और कल्पना के माध्यम से अपने चरित्र का हिस्सा बना सकता है। तो ये सोचने वाली बात है कि मानसिक विकास और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस काल्पनिक मेज पर अदृश्य सलाहकारों के रूप में किन महान हस्तियों को आमंत्रित किया जा सकता है? कौन से ऐसे गुण हैं जिन्हें कोई भी इंसान अपने अवचेतन मन में उतारना चाहेगा? बिल्कुल, ये बहुत ही गहरा सवाल है। यह एक ऐसा विचार है जो उन धुंधले रास्तों को रोशन कर सकता है जिन्हें कोई एक्सरे मशीन नहीं देख सकती। तो चलिए अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।